हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और लास्ट वाला जो मेरा पार्ट 1 था 6 हिस्ट्री का, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। एंड आई बिलीव कि मैंने काफी आई होप आई एम एबल टू ऑल एवरीवन। सो यू नो लाइक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि मैंने कल काफी चीजें सर्च की ऑन यू नो लाइक दिस यूट्यूब। तो मुझे पता लगा कि लोग काफी शॉर्ट में समरी चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि समरीज पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। बट मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि माई मेन मोटो बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो इज टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक एग्जैक्टली। जब आपको कोई पूछे कि व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन में आपने क्या समझा, तो आपको पता होना चाहिए था फ्रॉम द बिगिनिंग। समरी तो चलो ठीक है, बट समरी समरी तो इंसान खुद से भी बना सकता है। अगर आपको पूरी लेक्चर समझ में आ जाएगी तो यू कैन मेक द समरी। सो मैं इस चीज को यू नो बढ़ावा नहीं दूंगी। आई विल नॉट से कि आप लोग को समरी पढ़ना चाहिए, बट या आई बिलीव कि मैं यू नो लाइक डिवाइड कर रही हूँ टॉपिक्स को। तो 3 वीडियोस में मैं हिस्ट्री की पूरा हिस्ट्री खत्म कर दूंगी, फर्स्ट चैप्टर। और जिसमें थर्ड वीडियोस में मैंने काफी सारे एमसीक्यूज भी कवर किए हैं इस चैप्टर से, जो कि यू नो लाइक आजकल ऑनलाइन जब टीचिंग चल रही है, तो दैट वुड बी समहाउ हेल्पफुल फॉर यू। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, मैं यही कहूंगी कि समझने की कोशिश ज्यादा करो आप, इंस्टेड एक रैट रेस में भागने की, जहां पे भाग के कोई फायदा नहीं है। आप बस भाग रहे हो, बट यू नो लाइक लास्ट में एग्जामिनेशन में आपको कुछ समझ नहीं आए उसे 11 मिनट की समरी से। इससे अच्छा है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर समझो, क्योंकि समरी यू कैन मेक राइट। तो अभी ज्यादा मैं इस टॉपिक पर और डिस्कस नहीं करूंगी। आई जस्ट वांट यू ओवरऑल कि अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स बिगिन. So today we are going to talk about you know like what, where, how, and when. I hope you all have I hope you all are aware of the you know like हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लासेस में। हमने नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि हाउ मेन एंड वुमेन स्टार्टेड यू नो लाइक गोइंग क्रॉप्स, कहाँ पर क्रॉप्स हुई थी। वी आल्सो स्टडीड अबाउट मगध एम्पायर। वी आल्सो स्टडीड अबाउट यू नो लाइक कैसे लार्ज किंगडम सेटअप हुए। एंड लार्ज किंगडम सिर्फ वहां पे सेटअप नहीं हुआ था मगध में, बल्कि वी कैन सिंपली से कि मगध जो है फर्स्ट था जहाँ पे लार्ज किंगडम सेटअप हुआ था, जो लोगों के यू नो लाइक लोगों को समझ आया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सारे नए नए किंगडम्स भी बने थे। बट अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था, तो आज हम लोग नेम्स ऑफ द लैंड से स्टार्ट करेंगे कि नेम्स ऑफ द लैंड में क्या हुआ था। मतलब जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उसका नाम इंडिया पड़ा, राइट। बट इंडिया पड़ा कैसे? सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। यू नो लाइक जब इंडिया की बात करते हैं तो 2 वर्ड काफी कॉमनली हमें सुनने को मिलती है, दैट इज इंडिया एंड भारत। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक केस भी चल गया है जिसमें लोग है कि इंडिया का नाम इंडिया होगा या भारत होगा, बट विल नॉट गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट। बट अभी हमारा मेन फोकस ये जानने में है कि जो 2 वर्ड्स है जो कि बहुत कॉमन हम सुनते हैं, दैट इज वन इज इंडिया एंड द अदर वन इज भारत, राइट। तो ये जो वर्ड इंडिया था ये आया कहाँ से था, राइट। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि यार इंडिया आया कहाँ से। तो इंडिया जो है ना, इंडस वर्ड से आया था। और ये जो यू नो जो इंडस था, जिसको हिंदी में सिंधु कहते हैं। अगर आप लोग में किसी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, यानी इंडस को सिंधु के नाम से भी जाना जाता है संस्कृत में। मतलब इंडस इंग्लिश वर्ड है, एंड उसका हिंदी वर्ड नहीं, संस्कृत वर्ड सिंधु है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही है। मतलब हमने यहाँ से क्या समझा कि इंडस को सिंधु भी कहा जाता था, ठीक है। अभी अगर आपके पास एटलस की बुक है तो फाइन, अगर आपके पास एटलस की बुक नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो, और वहां पर आप ईरान एंड ग्रीस का एक बार मैप देखना, ठीक है। तो बेसिकली यू नो लाइक अभी जो हमने समझा वो ये था कि वो ये जो वर्ड इंडिया है ये इंडस से आया था, जिसको सिंधु कहा जाता था इन संस्कृत में। और ये जो ईरानियंस थे, अब ईरानियंस कौन होंगे? वेरी यू नो कॉमन क्वेश्चन। जैसे इंडिया में हम कहते हैं तो हम इंडियंस है ना, उसी तरीके से जो लोग ईरान में रहते हैं उनको ईरानियंस कहते हैं। अभी जो ईरानियंस एंड ग्रीक्स लोग थे, ग्रीस का वो नॉर्थ वेस्ट से आए थे। नॉर्थ वेस्ट मतलब एज आई टोल्ड यू, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो नॉर्थ वेस्ट यानी ईरानियंस एंड ग्रीस किधर से आए थे? इधर से आए थे। और कब आए थे ये लोग? तो ये लोग आए थे अराउंड 2500 ईयर्स अगो पहले। और ये इंडस रिवर से बहुत फेमिलियर थे। तो आपने लास्ट मैप में देखा होगा इंडस रिवर कहाँ पे हमने लोकेट किया था।
तो ये जो ईरानियंस एंड ग्रीस थे जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे अराउंड 2500 ईयर्स पहले, इनको इंडस के बारे में पता था, मतलब इनको इंडस रिवर के बारे में पता था, और इन्होंने इसका नाम क्या रखा, इन्होंने इंडस रिवर को हिंदोज और इंडोज कहना स्टार्ट किया। मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग इंडस रिवर इन्होंने कहा हिंदोज और इंडोज, ठीक है। और इस रिवर के ईस्ट में, मतलब अगर सपोज कर लो मैं ये सपोज कर लो, अगर ये रिवर है, सपोज करना है बस, अगर ये रिवर है तो इसके ईस्ट में यानी कि इस साइड, सपोज अगर मैं ये इमेजिन करती हूँ कि ये लाइन जो है इंडस है, ये लाइन एक लाइन है, ये इंडस है, इसके ईस्ट में मतलब इस साइड में, ठीक है, इस साइड में इस साइड को हिंदू मतलब इंडिया कहा गया। मतलब इंडिया रिवर के ईस्ट साइड को, मतलब इंडिया इंडस जो रिवर था उसका जो ईस्ट साइड था उसको इंडिया कहा गया था, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा कि ईरानियंस एंड ग्रीस जो 2500 ईयर्स पहले आए थे हमारी कंट्री में, ये इंडस रिवर से फैमिलियर थे, इन्होंने इसे हिंदोज और विंडोज कहा था। और इस रिवर के जो ईस्ट में लोग रहते थे ना, ठीक है, लैंड था जो लोग रहते थे उसको इंडिया कहा गया, राइट। अब भारत था, अब इसके बाद आपने ये भी सुना होगा भारत, इंडिया तो मैंने बता दिया कि इंडिया कैसे हमारा जाना गया, भारत कैसे जाना गया था। तो भारत ओकेजनली ग्रुप ऑफ पीपल थे, कुछ ग्रुप ऑफ लाइक 2 3 4 लोग का ग्रुप होता था, तो ग्रुप ऑफ पीपल को ना भारता कहते थे। अगर 5 लोग खड़े हैं और वो ग्रुप ऑफ पीपल है तो उनको भारता कहा जाता था, जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। और इनके बारे में ऋग्वेदा में भी बताया गया है। तो आपने यहाँ से क्या समझा कि ऋग्वेदा में भी कुछ लोगों के बारे में, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बताया गया था जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और उनके लिए एक वर्ड यूज किया गया था भारता, ठीक है। अब ऋग्वेदा से आप एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऋग्वेदा क्या है। ऋग्वेदा एक कॉम्पोजिशन था इन संस्कृत में, जो कि कुछ 3500 साल पहले की लिखी गई थी। और उसके बाद ये जो वर्ड भारता था इसको हमारी कंट्री के लिए भी यूज किया गया था। तो आपने कॉमनली क्या समझा कि जो भारता था दैट वर्ड वाज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, एंड अबाउट दोज पीपल and about Bharata it was mentioned in the Rig Veda also. And what was Rig Veda? Rig Veda was the earliest composition in Sanskrit, right, जो कि कुछ 3500 years पहले लिखी गई थी। And after that Bharata word is also used for our country. I hope I'm clear. Now finding out about the past की बात कर रहे हैं कि अब हम पढ़ेंगे कि past के बारे में हमने कैसे पता लगा सकते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि पास्ट के बारे में अगर पता लगाना है तो हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, जैसे what kind of food they ate, how they used to travel. These are some of the stuff that we discussed in the last वाला video. In this video we are going to talk about how we are going to find out about the past. कैसे पता करेंगे पास्ट के बारे में। मैं हिस्ट्री जानना तो चाहती हूँ, बट हिस्ट्री में क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता, ये हम कैसे पता करेंगे। इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक मैंने जाना है वो ये है कि आपको या तो मैन्युस्क्रिप्ट से पता कर सकते हो, आर्कोलॉजी से पता लग जाता है, उसके बाद आपको इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब कैसे, तो लाइक इफ यू वांटेड टू फाइंड आउट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, और इफ यू जस्ट वांटेड टू रीड अबाउट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, first of all you can do is you can read lot of books. There are lots of books of histories which is available in the market, and even in your textbook also, like right now also I'm teaching you history, so you are understanding what history exactly is, right. And we are going to search or read those books which were written long ago. Means कुछ किताबें हैं जो बहुत पहले लिखी गई हैं, जैसे आप रामायण एंड महाभारत की बात करते हैं, हमें पता है रामायण में राम था, लक्ष्मण था, बट रामायण के बारे में हमें कैसा पता लगा, या तो हमारे मम्मी पापा ने बताया था, या हमें टीवी के सीरियल के माध्यम से पता लगा, या किसी न्यूज में देखा होगा हमने, या हमने अपनी सीबीएसई की किसी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, या नहीं तो हमें इसलिए पता है रामायण के बारे में क्योंकि हमने एक रामायण की बुक पढ़ी थी, ठीक है, या हमने महाभारत की कोई किताब पढ़ी हुई है। भागवत गीता बहुत कॉमन है अगर आपको गीता का नॉलेज लेना है तो, ठीक है। अब ये सारी किताबें जो बहुत 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 साल पहले लिखी गई थी, इनको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे अब अगर कहोगे कि क्या रामायण मैन्युस्क्रिप्ट है, तो मैं यहाँ पे कहूंगी नहीं, रामायण मैन्युस्क्रिप्ट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ रामायण का ओरिजिनल कॉपी आपके पास है, जो जिसने लिखी थी ओरिजिनल मेकर जो था, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट होगा। क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट का सेकंड कॉपी नहीं बन पाता। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब ओरिजिनल स्क्रिप्ट होता है जो कि उस टाइम में लिखा गया था जब पेन और लाइक बुक्स वगैरह नहीं होते थे, हमारे पास कॉपीज नहीं होता था, तभी हम लोग दावत
दावत कहते हैं इंक को, ठीक है। एक पॉट होता था, दावत कहते थे, उसके अंदर इंक से लिखा जाता था। तभी पेन वेन नहीं था। अभी तो पेन में आप लोग ये देखते हो कि 0.2 mm है, 0.6 mm की लीड है, राइटोमीटर पेन है, इतना चलेगी। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट वी नो राइट नाउ। बहुत सी टेक्नोलॉजी है। अब तो काफी लोग हैं जो नोट्स सीधा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन द कॉपी। There are many people who can understand just by listening. So what I wanted to tell you कि manuscripts like हमें कैसे पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, ये सारी चीजें तो है, बट जो बहुत मेन बहुत इम्पोर्टेंट था वो था मैन्यूस्क्रिप्ट, मतलब the one who has originally written about it। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, मैन्यूस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल हो गया, तो ये आपको रामायण का अगर आपको ओरिजिनल कॉपी मिलता है दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। इसके अलावा अगर आप टेम्पल्स में जाओगे और अगर किसी मोनास्ट्रीज में जाओगे तो यू विल गेट टू नो कुछ किताबें रखी होती है जो जिसमें बहुत धूल जमी होती है, जो कि शो ऑफ के लिए होता है, मतलब कहीं शीशे के अलमीरा के अंदर बंद होता है, लोग उसकी पूजा भी करते हैं। व्हाई? बिकॉज पीपल बिलीव कि वो किसी ने लिखी होगी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट से आपने क्या समझा कि मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों है, पहले तो ये समझो। मैन्यूस्क्रिप्ट था क्या? मैन्यूस्क्रिप्ट था समथिंग विच इज रिटन बाय हैंड, मतलब कोई भी ऐसी चीजें जो कि अपने हाथों से लिखी गई हो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। एंड ये जो वर्ड मनु है ना, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही हैंड है। तो व्हाट इज मैन्यूस्क्रिप्ट? समथिंग व्हिच इज रिटन फ्रॉम हैंड एज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड हैंड, राइट? तो दैट इज मैन्यूस्क्रिप्ट। अब मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने आपको बताया सब कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ ओरिजिनल चीजें जो ओरिजिनली हाथ से लिखी गई थी, दैट इज कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। और बेसिकली जो मैन्यूस्क्रिप्ट उस टाइम का होता था, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस तरीके की जो पेपर्स होते हैं, ये तो दूसरी लैंग्वेज में है, ऐसा नहीं है कि हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मैन्यूस्क्रिप्ट मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली जो मैन्यूस्क्रिप्ट था ना वो पाम लीफ पे लिखा जाता था या फिर किसी कागज पे लिखा जाता था, बट उस टाइम क्योंकि कॉपीज नहीं होती थी, मैं काफी टाइम पहले की बात कर रही हूँ, जब कॉपीज नहीं होती थी तो लोग कैसे लिखते थे? तो बेसिकली वो क्या करते थे, वो पाम लीफ पे लिखते थे। और पाम लीफ के अलावा पाम लीफ नहीं मिलता था तो स्पेशली प्रिपेयर्ड बर्च पे लिखते थे। बर्च क्या होता है? बेसिकली ये जो बार्क ऑफ अ ट्री आपको यहाँ दिख रहा है ना, दिस इज बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है, जिसको बर्च कहते हैं। इस पे लिखा जाता था। और ये कहाँ पे ग्रो होता था? ये हिमालयाज में ग्रो होता है। तो बार्क ऑफ अ ट्री जिसको बर्च कहते हैं वो कहाँ ग्रो होता था? हिमालयाज। और इस पे क्या लिखते थे लोग? लिखते थे अबाउट देयर इवेंट्स, अबाउट द हैपनिंग्स, अबाउट हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइंडिंग अबाउट पास्ट में मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में। हम जो पढ़ गए उसको क्वांटिटी में मैं बताती हूँ कि मैन्यूस्क्रिप्ट जो ओरिजिनल्स थे ना, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट जो थे वो काफी सारे इंसेक्ट्स ने खा लिया था, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए बट कुछ सर्वाइव किए। तो मतलब ये है इन सिंपल कि आपको सारे मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं मिल सकते, बट कुछ आपको मिल जाएंगे जो सर्वाइव हो गए थे, क्योंकि ज्यादातर को तो इंसेक्ट्स खा गए, कुछ को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो जो ओरिजिन कुछ उनमें से कुछ जो है वो सर्वाइव हुए, जो कि आपको टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो बुक्स होती थी ना मैन्यूस्क्रिप्ट, ये हर तरीके की सब्जेक्ट के साथ डील करते थे, जैसे कि राजा कैसे रहते थे, लाइफ ऑफ किंग, ठीक है, लाइवलीहुड ऑफ किंग, लाइफ्स ऑफ किंग। उसके अलावा मेडिसिन, जो आयुर्वेदास की कुछ काफी सारी बुक्स थे, साइंस के बारे में काफी सारी बुक्स थी, ये सब मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा काफी सारी एपिक्स, पोएम्स, प्लेस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, ठीक है। ये सब चीजें एक्चुअली में मैन्यूस्क्रिप्ट इन सब चीजों से डील करता था, तो मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर यही सब बातें लिखी गई थी, ठीक है। अब इनमें से कुछ जो थे वो संस्कृत में लिखे गए थे, कुछ प्राकृत में लिखे गए थे। अब एक क्वेश्चन आता है ना, संस्कृत क्या प्राकृत क्या? संस्कृत इज अ लैंग्वेज, आपको पता होगा, एंड प्राकृत ऑर्डिनरी लैंग्वेज है जो कि ऑर्डिनरी पीपल यूज करते हैं, उसको प्राकृत कहा जाता था। मतलब नॉर्मल अगर आप किसी गांव में जा रहे हो और वो कोई लैंग्वेज यूज कर रहा है और उस लैंग्वेज में मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई है तो उसको प्राकृत लैंग्वेज कहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा तमिल में, तो कौन कौन से 3 लैंग्वेजेस थे जिसके अंदर आपको ये मैन्यूस्क्रिप्ट मिल जाएंगी? तो पहला संस्कृत लैंग्वेज में मिल जाएगा, आपको तमिल में मिल जाएगा, और प्राकृत मतलब लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर एंड यू कैन सी एज एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। तो जो बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट थे वो जो सर्वाइव कर गए थे उनको टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज में रख दिया गया था। एज आई टोल्ड यू कि अलमीरा, शीशे के अलमीरा में रख दिया जाता है, बाहर नहीं निकालते हैं लोग, उनको दूर दूर से देखने आते हैं, ठीक है। और ये जो किताबें होती थी मैन्यूस्क्रिप्ट, दीज बुक्स डील्स विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कि एज यू कैन सी लाइव्स ऑफ किंग, फिर उसके बाद मेडिसिन एंड साइंस
एंड दे वर केप्ट इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज, ठीक है। इसके अलावा एपिक्स के ऊपर लिखी गई थी, पोएम्स के बारे में लिखी गई थी, प्लेस, कबीरदास की पोएम्स थी, बहुत सारी चीजें थी जिनके ऊपर मैन्यूस्क्रिप्ट थे अवेलेबल, ठीक है। अब मैन्यूस्क्रिप्ट के बाद सेकंड तरीका क्या है पास्ट को जानने का, वो है इंस्क्रिप्शन। माइंड में सेट कर लो इस वर्ड को, मैन्यूस्क्रिप्ट के बाद इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? बेसिकली ये वो राइटिंग्स होती है, राइटिंग्स मतलब ये वो लिखावट होती है, ये वो चीजें होती है जो कि हार्ड सर्फेसिस पे लिखा गया होता है, हार्ड सरफेस पे जिसे लिखा गया होता है, जैसे कि स्टोन, किसी पत्थर पे आपने कुछ भी लिखा हुआ देखा है? देखा ही होगा। अगर आप कुतुब मीनार जाओगे तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा। अभी तो कार्विंग इतना ज्यादा है कि चीजें अगर आप मार्केट में खरीदोगे तो वुडन का मिलता है, उस पर भी इंस्क्रिप्ट किया होता है, काफी सारे पत्थरों पे लिखा होता है। अभी आपने देखा भी होगा, अगर कभी कुतुब मीनार इंडिया गेट जाओगे तो थोड़ा बहुत यू विल गेट टू नो अबाउट इट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता था कि ये वो राइटिंग्स थी जो रिलेटिवली हार्ड सरफेस पे लिखा जाता था, जैसे कि स्टोन हो गया और मेटल हो गया। कभी कभी किंग्स अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करते थे, ठीक है। इसके अंदर किंग्स अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करते थे, किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे दैम। क्यों इंस्क्राइब करते थे? एक क्वेश्चन आ गया। अगर मैंने कहा कि किंग्स जो है अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करते थे, तो क्यों इंस्क्राइब करते थे? सो दैट पीपल कैन रीड अबाउट दीज थिंग्स, सो दैट पीपल कैन ओबे। अगर इंस्क्रिप्शन में लिखा गया था कि ऐसा काम नहीं करना है, तो अब कैसे लोगों को पता लगेगा? उस टाइम में तो ऐसा नहीं होता था ना कि एक नोटिस जारी करवा दिया सबको पता लग गया, नहीं ऐसा नहीं होता था। तो लोगों को कैसे पता लगता था? तो लोग क्या करते थे? इंस्क्रिप्शंस पे लिख देते थे, तो हर कोई पढ़ सकता था, हर कोई समझ सकता था, रीड कर सकता था, और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शंस को ओबे किया करते थे। एंड दैट इज व्हाई किंग्स अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करवाते थे। इसके अलावा कुछ तरीके के इंस्क्रिप्शंस ऐसे थे जहाँ पे मेन एंड वुमेन, ठीक है, दोनों, मेन भी और वुमेन भी, किंग और क्वींस, जनरली किंग्स एंड क्वींस, ऑर्डिनरी पीपल वहां पे कहाँ इतना सब कुछ बताते होंगे, लेकिन किंग्स एंड क्वींस को इन जनरल रखा गया था। वो क्या करते थे? अपनी विक्ट्रीज को लिखते थे इंस्क्रिप्शंस पे। उन्होंने क्या हासिल किया था, उन्होंने क्या कॉन्क्वायर किया। सपोज कर लो अगर किसी दूसरे देश को उन्होंने कॉन्क्वायर कर लिया, तो वो भी इंस्क्रिप्शन पे लिख देते थे, ताकि उनके मरने के बाद लोगों को हमेशा हमेशा याद रहे कि उन्होंने एक्चुअली में क्या किया था, ठीक है। तो मतलब किंग्स क्या करते थे? दे ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, एंड दैट्स व्हाई इंस्क्रिप्शंस वर यूज्ड। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आर्कियोलॉजिस्ट नाउ, ठीक है। आप, मैंने बताया फाइंडिंग अबाउट द पास्ट में तीन है। पहला तो है आपका, इधर आप पढ़ लो अबाउट मैन्यूस्क्रिप्ट, उससे पता लग सकता है, इंस्क्रिप्शन से पता लग सकता है, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्कियोलॉजिस्ट। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट में लाइक आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते थे? आर्कियोलॉजिस्ट वर्ड क्या है? तो ऐसा कोई भी पर्सन जो कि आफ्टर लॉट ऑफ स्टडीज ये लोग डिग करते हैं, एक जमीन को डिग करते हैं, एक्सकवेट करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, वहां से कुछ फाइंड आउट करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट, स्टोन, ब्रिक, पेंटिंग एंड स्कल्पचर, और उसकी डीप स्टडी करने के बाद बताते हैं कि वहां पे कैसी सिविलाइजेशन थी, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। So there were many other things that were made and used in the past. Now we are going to talk about archaeologists. So they are the one who used to study these objects. What objects? These stones, these manuscripts. Okay, they study the remains of buildings. तो आप अभी आपको ये पिक्चर दिख रहे होंगे, तो ये एक बिल्डिंग था जो कि काफी टाइम पहले शायद टूट गया होगा, इसके कुछ रिमेन्स है। हमें नहीं पता कि ये क्या सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, हमें कुछ नहीं पता। बट ये आर्कियोलॉजिस्ट वहां पे जाते हैं और इन रिमेन्स को स्टडी करते हैं, बारीकी से, अच्छे से स्टडी करते हैं, जिससे उन्हें ये पता लग जाता है कि अगर सपोज कहो कि यहाँ से डेड एनिमल निकल जाता है, एक डेड एनिमल निकल जाता है, तो क्या पता चल जाता है? सपोज को डेड एनिमल को, क्योंकि अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, डेड एनिमल से हमें पता चलता है कि वो बॉडी जो था टाइगर का था, तो हम ये एज्यूम कर सकते थे कि यहाँ इस सिविलाइजेशन में टाइगर्स होते थे, ठीक है। वहां पे कुछ रिंग्स मिल जाते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि इस सिविलाइजेशन के लोग या तो सिल्वर की ज्वेलरीज पहनते थे, या यहाँ पे सिल्वर ज्यादा पाया जाता था, या गोल्ड पाया जाता था, और मे भी हो सकता है यहाँ पे डायमंड पाया जाए, या यहाँ के मान लो 2-3 डायमंड्स मिलते, तो यहाँ से ये भी पता चल जा सकता है कि यहाँ पे कुछ रिच पीपल भी थे, कुछ पुअर पीपल भी थे। मतलब इन सिंपल पूरी सिविलाइजेशन के बारे में आप पता कर सकते हो जस्ट बाय डूइंग दिस डिग अप वाला थिंग एंड डूइंग अ थॉरो रिसर्च। तो ये काम कौन करता है? हम तो नहीं कर सकते इन जनरल, तो ये काम आर्कियोलॉजिस्ट करते थे।
तो आर्कोलॉजिस्ट कौन थे? दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स. एज आई टोल्ड यू व्हाट ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स, रिमेन्स ऑफ डेड बर्ड्स, ठीक है, pots, weapons. These are some of the stuff that they used to like study. ठीक है, पेंटिंग स्कल्पचर्स दे यूज्ड टू स्टडी. तो इन जनरल यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो क्या लिखा है? रीड इट. Those who study these objects are called archaeologists. मैंने बताया ऑब्जेक्ट्स क्या थे. They study the remains of building made of stone and brick, painting and sculpture. तो ये ब्रिक्स, स्टोन, पेंटिंग, स्कल्पचर, इन सबको पढ़ते थे. इनसे पता करते थे कि यहाँ पे एग्जैक्टली किस टाइप का सिविलाइजेशन था. इसके अलावा ये एक्सप्लोर करते थे. वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी सी जगह पे, अगर मैं बात कहूँ सिर्फ इतनी सी जगह पे इन्होंने ये जाके एक्सप्लोर करते, नहीं, ये पूरा का पूरा ये पूरा एरिया एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करेंगे. उसके बाद एक्सकवेट करेंगे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सकवेशन? Excavation means digging under the surface of the earth. So suppose if this is the surface of the earth, ये अर्थ का अगर सरफेस है तो इसको खोदना, खोद के डिग करना. डिग मतलब खोदना, पूरा किसी भी वेपन से डिग करना, और उसके बाद अंदर से काफी चीजें मिलती है. मतलब सपोज अगर एक एनिमल को बुरी किया गया हो आफ्टर द डेथ, तो वो कहाँ मिलेगा? वो आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर तो मिलेगा नहीं, नीचे मिलेगा. फॉर दैट क्या करना पड़ेगा? डिग करना पड़ेगा. तो डिग करने के लिए क्या करेंगे? वो कौन करता है? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं. दे यूज्ड टू एक्सकवेट दैट एरिया, राइट. और उसके बाद ये टूल्स ढूंढते हैं, वेपन्स ढूंढते हैं, पोर्ट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, लाइक कॉइन्स, ये सब चीजें ढूंढते हैं, सो दैट दे कुड नो कि क्या ये एग्जैक्टली ढूंढ रहे हैं. ये ऐसे ही ये पता करते हैं, और इनसे इनको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली किस टाइप का सिविलाइजेशन था वहां पे, राइट. अब इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो थे मेड ऑफ स्टोन होंगे. अब जो ऑब्जेक्ट से फाइंड करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर किया, एक्सकावेट कर लिया. मैंने ये तो बताया कि एक्सकावेट क्यों करते हैं. एक्सकावेट करते हैं टूल्स के बारे में पता करने के लिए, टू फाइंड अबाउट द पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ठीक है. और इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे होते थे? अब ये जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं इनको ये कैसे होते हैं? या तो स्टोन के बने होते हैं, कुछ बोन्स के भी बने होते हैं. हाथी के दांत के काफी सारे, अगर आपने ट्राइबल लोगों को देखा होगा तो हाथी के दांत की ना माला बनाते, तो एलिफेंट के टिप से माला बना के वो पहनते हैं. तो ये उनका एक ट्रेडिशन होता है, उनका एक अपना कल्चर होता है, ठीक है. तो इस तरीके की ऑब्जेक्ट्स जो होती थी वो किस तरीके की बनी होती थी? या तो स्टोन की बनी होती थी, या बोन्स की बनी होती थी, या क्ले और मेटल की बनी होती थी, ठीक है. अब objects that are made of hard imperishable substance usually survive for a long time. Means what they are trying to say कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो हार्ड चीज से बना हो, जैसे मान लो किसी पत्थर मिला, उनको पत्थर के बारे में मिला, या कोई ऐसा चीज इम्पेरिशेबल जो जल्दी खत्म नहीं होता, ठीक है, इसका बना हो, ये क्या होते हैं? ये एक्चुअली में सर्वाइव करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम. जैसे मान लो ये पत्थर है, ये पत्थर आज से इमेजिन कर लो कि 2000 साल पहले मिला था, बट ये क्या है? ये हार्ड स्टोन है, इसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते हो. तो ये क्या है? इम्पेरिशेबल सब्सटेंस है. और ये कितने टाइम से सर्वाइव कर गया? ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स पहले की बात है. तो ये इतने टाइम से सर्वाइव कर गया. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा माना नहीं, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जो चीजें हार्ड होती है, जिसको आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हो, और जो चीजें इम्पेरिशेबल होती है, दे सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट. आई होप आर्कियोलॉजिस्ट क्लियर होगा. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज डू कमेंट. आप कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व द क्वेरी. अब आर्कियोलॉजिस्ट जो है बोन्स भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ डिग करते थे जमीन को, सरफेस ऑफ द अर्थ को डिग करते थे, एक्सकावेट करते थे, और टूल्स एंड वेपन्स फाइंड करते थे. इसके अलावा ये देखते थे बोन्स को. कैसे बोन्स? एनिमल का, बर्ड का, फिश का, ताकि ये फाइंड आउट कर सके अबाउट व्हाट पीपल, राइट, अबाउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट. प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रियली. आप ये क्या कह रहे हैं कि एनिमल्स का रिमेन्स तो काफी टाइम, आपको पता होगा इंसान का जो बोन है, इंसान का जो स्केलेटन है, वो इजीली पेरिशेबल नहीं है, जल्दी खराब नहीं होती, खत्म नहीं होती, काफी टाइम तक रहती है. उस तरीके से प्लांट का जो सर्वाइव है, फार मोर, बहुत कम सर्वाइव करते हैं. इनका सीड्स ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड जो है जला दिया जाता है. तो अगर मान लो आपने सीड्स ही जला दिया तो आपको उतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा प्लांट्स का एविडेंस, ठीक है. तो दे सर्वाइव इन अ चार्ट फॉर्म, ठीक है. अभी मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ. लेफ्ट में देखो, ये वाला, ये एक पॉट है, एक घड़ा है, एक ओल्ड सिटी से, ठीक है. इस तरीके की पोर्ट्स कुछ 4700 साल पहले यूज किया जाता था,
ठीक है। राइट में देखो एक ओल्ड सिल्वर कॉइन है, ये एक ओल्ड सिल्वर कॉइन है। आजकल तो आपको 1 रुपीज 2 रुपीज का बहुत ही स्टैंडर्ड कॉइन मिलता है, बट उस टाइम के कॉइन्स ऐसे होते थे, ठीक है। ये कुछ 2500 ईयर्स अगो पहले यूज किया जाता था, ठीक है। अब इसके अलावा दे आर आस्किंग इन व्हाट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टुडे। ऑफ कोर्स शेप देखो, स्ट्रक्चर देखो, ठीक है। इनका जो लाइक इनके ऊपर जो काम किया गया है, हमारे आजकल के सिक्कों पे काफी सारी चीजें, भारत का साइन लगा होता है, ईयर साइन होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इसका कोई फॉर्मेट भी नहीं है, जैसे हमारा सर्कल होता है, कॉइन्स हमारे सर्कल होते हैं, ये कॉइन्स में भी नहीं है। तो दिस इज हाउ दे आर डिफरेंट, ठीक है। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये रिमेन्स है ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, और फिश का। एंड ये आर्कोलॉजिस्ट जो है, इनके बारे में like they used to look for these bones so that they can study about what kind of animals, birds and fish were found in those areas where they used to do the excavation, or wherever they wanted to find about something related to history, right? अभी लास्ट टॉपिक है, अभी इसको समझना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने पढ़ाया। स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो बेसिकली ये जो हिस्टोरियंस होते हैं ना गाइस, ये लाइक वो स्कॉलर्स होते हैं। स्कॉलर्स कौन होते हैं? जो कि काफी ज्यादा उस चीज में लाइक नॉलेजेबल हो, जिसको काफी ज्यादा पता हो किसी चीज के बारे में, उसको हम स्कॉलर्स कहते हैं। इसलिए जिसने काफी ज्यादा हिस्ट्री पढ़ी है, जिसको बहुत ज्यादा हिस्ट्रीज के बारे में पता है, जो कि उनको स्कॉलर्स कहते थे। और इनका काम क्या था? दे यूज्ड टू स्टडी द पास्ट, पास्ट पढ़ते थे। हम तो वो पढ़ते हैं जो स्कॉलर्स ने लिख के हमें दिया, हमने खुद तो नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता लगाया ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा फ्रॉम सम ऑफ द हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट। तो हिस्टोरियंस कौन होते हैं? वो स्कॉलर्स होते हैं, वो यूज्ड टू स्टडी द पास्ट। तो इन जनरल अगर आपसे कोई भी पूछे कि हु इज हिस्टोरियन, तो यू कैन से हिस्टोरियन इज द स्कॉलर हु यूज्ड टू स्टडी द पास्ट, ठीक है। एंड ये एक वर्ड यूज करते हैं काफी कॉमनली, दैट इज कॉल्ड सोर्स। दे ऑफन यूज द वर्ड सोर्स, राइट? जस्ट अ सेकेंड। Yeah, sorry for the inconvenience. So historians were the scholars who used to study the past. ठीक है, ये एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, सोर्स। सोर्स मतलब, सोर्स का क्या मतलब होता है? इंफॉर्मेशन जो कि इनको मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी से मिले। तो अगर कोई आपसे पूछे कि हिस्टोरियंस वर्ड यूज करते हैं सोर्स का, व्हाट डू दे जनरली वांटेड टू डिस्क्राइब व्हेन दे से सोर्स? So source simply means that the information that they have found either from the manuscript, inscription and archaeology। अभी तो बहुत कॉमन है। अगर आपने सपोज अगर आपने मुझे कहा कि मैम ऐसा हुआ था, या ऐसा मैंने सुना, एक्स वाई जेड, आपने कोई कहानी सुनी और आपने मुझे वही कहानी बता दी, तो मैं आपसे क्या पूछूंगी? मैं आपसे ये पूछूंगी ना कि आपको ये कहानी कहाँ से पता चली, या आपको ये स्टोरी कैसे पता है। तो मैं क्या पूछूंगी? सोर्स क्या है? क्या आपने ये गूगल पे पढ़ा? क्या आपको किसी ने बताया? सो सिमिलरली हिस्टोरियंस भी एक वर्ड यूज करते थे, सोर्स। सोर्स से दे यूज्ड टू रिफर वैसा कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इनको मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन में आर्कियोलॉजी से मिला हो, ठीक है। जब सोर्सेस मिल जाते हैं तो पास्ट के बारे में पढ़ना एडवेंचर हो जाता है। मतलब अगर आपको कुछ सोर्सेस पता चल गया, सपोज आपको एक पॉट मिल गया, तो उस पॉट से आप काफी चीजें पता लग जाते हो। जब तक आपको पता नहीं, आप परेशान रहोगे यार कैसे पता लगेगा अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट सिविलाइजेशन। बट अगर आपको कुछ चीजें मिल जाती है आर्कियोलॉजी करने के बाद, आफ्टर डूइंग डीप एक्सकवेशन, आपको कोई भी ऐसा रिलायबल सोर्स मिल जाता है, तो हिस्ट्री के बारे में पढ़ना या पास्ट के बारे में पढ़ना ही एक एडवेंचर बन जाता था। तो हिस्टोरियंस के लिए भी, जब हिस्टोरियंस को कुछ मिल जाता है, कोई सोर्स मिल जाता है, ठीक है, तो इनको पास्ट के बारे में जानना इनके लिए बिकम्स अ एडवेंचर, ठीक है। क्योंकि उसके बाद वो उस इंफॉर्मेशन के बारे में रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बिट बाय बिट, धीरे धीरे करके पता कर सकते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट क्या हुआ है? तो आज के पूरे लेक्चर को समझने के बाद हमने ये समझा कि हिस्टोरियंस के लिए एंड आर्कियोलॉजिस्ट जो है, ये एक डिटेक्टिव की तरह है। डिटेक्टिव आपको पता होगा, जो पता लगाते हैं, पता लगाते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कौन इन्वॉल्व था। तो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट डिटेक्टिव्स की तरह है, जो कि इस तरीके के सोर्सेस को यूज करते हैं, क्लूज को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि वो पता कर सके अबाउट द पास्ट कि व्हाट
एग्जैक्टली हैपेंड इन द पास्ट, इसके लिए ये इस तरीके की क्लूज को पता करते हैं। तो मैं एक बार बुक कर देती हूँ हिस्टोरियंस के बारे में। हिस्टोरियंस वो स्कॉलर्स होते हैं जो पास्ट को पढ़ते हैं। अब हिस्टोरियंस सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, सोर्स वर्ड को रिफर करते हैं, जिससे इनका मतलब होता है एनी इंफॉर्मेशन विच इज ईदर रिसीव्ड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन और फ्रॉम आर्कियोलॉजी। ठीक है, जब सोर्स मिल जाता है, फॉर देम स्टडिंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर, as they can now reconstruct a bit about what happened exactly. So क्या कंक्लूजन क्या निकला आज के लेक्चर का, कि हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं जो कि इन सारी सोर्सेस को यूज करते हैं टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट।